देशी राज्यों की अर्थव्यवस्था कमज़ोर होने से हस्तशिल्प उद्योग के पतन में तेजी आई, क्योंकि यही भारतीय शासक हस्तशिल्प वस्तुओं के संरक्षक एवं खरीदार थे। किंतु अब ब्रिटिश प्रभाव में आने के कारण वे संरक्षण देने में असक्षम हो गए। इस संधि के माध्यम से भारतीय नरेशों की बुद्धिमत्ता, साहस, सैन्य संगठन आदि कमज़ोर हुए, जिसका परिणाम यह हुआ कि भारतीय राज्य निरंतर पतन की ओर अग्रसर होते गए। इंदौर के होलकरों ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। इंदौर के होलकरों ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। आप इसे याद रखें, होलकरों ने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था। मूल्यांकन देखते हैं कि सहायक संधि वास्तव में किसी भी राज्य की संप्रभुता को अधिगृहित करने वाला दस्तावेज था, जिसके तहत राज्यों को स्वयं अपनी रक्षा करने का, कूटनीतिक संबंध स्थापित करने का, विदेशियों को नियुक्त करने का और यहाँ तक कि अपने पड़ोसियों के साथ हुए विवादों का समाधान करने का अधिकार प्राप्त नहीं था। निश्चय ही यह प्रणाली भारतीय राज्यों के लिए एक मीठा विष थी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और सहायक संधि के पश्चात अब हम लोग देखते हैं लॉर्ड डलहौजी का व्यपगत सिद्धांत, और यह काफ़ी खतरनाक था। ये भारतीय देशी रियासतों के लिए भी और यहाँ के लोगों के लिए भी। ये क्या था आप देखें, लॉर्ड डलहौजीज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये क्या है? 1848 से लेकर 1856 का काल ब्रिटिश कालीन भारत के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण काल माना जाता है। इस काल में लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल रहा। वो बहुत ही सक्रिय प्रशासक था। उसने युद्धों और कूटनीतियों से भारतीय राज्यों पर अधिकार करने में भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार किया। डलहौजी द्वारा जो नीति भारतीय राज्यों के प्रति अपनाई गई वह उसके पूर्ववर्ती गवर्नरों की नीतियों से भिन्न थी। डलहौजी ने इस सिद्धांत पर कार्य किया कि जिस प्रकार भी संभव हो सके ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार किया जाए। व्यपगत सिद्धांत अर्थात हड़प की नीति का अभिप्राय क्या था वह देखिए, मीनिंग ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प पॉलिसी। लॉर्ड डलहौजी ने अपनी साम्राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षा के लिए विलय का सिद्धांत यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का सहारा लिया। इस सिद्धांत के अनुसार अगर किसी सुरक्षा प्राप्त राज्य का शासक बिना स्वाभाविक उत्तराधिकारी के मर जाए तो उसका राज्य उसके दत्तक पुत्र यानी कि गोद लिया हुआ पुत्र को नहीं सौंपा जाएगा। ध्यातव्य हो कि भारत में गोद लेने की प्रथा प्राचीन काल से विद्यमान रही है और धर्म एवं परंपरा दोनों में यह अधिकार सदैव रहा है। लेकिन डलहौजी ने साम्राज्य विस्तार के लिए व्यपगत सिद्धांत को नया हथियार बनाया, जिसके तहत उसने उत्तराधिकारी गोद लेने वाले की प्रथा पर प्रतिबंध लगाई तथा संतानहीन शासकों के राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाने का प्रयत्न किया। डलहौजी ने भारतीय राज्यों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया। प्रथम श्रेणी कौन थे? तो प्रथम श्रेणी में वे रियासतें थी जो कभी भी ब्रिटिश शासक के अधीन नहीं रहे, न ही वे कर देती थी। ऐसी रियासतों पर गोद लेने से कोई हस्तक्षेप नहीं था। इसे याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि सभी पर गोद लेने से प्रतिबंधित कर दिया गया। ये प्रथम श्रेणी में वैसी रियासतें थे जो कभी भी ब्रिटिश शासक के अधीन नहीं रही थी, वहाँ गोद लिया जाना संभव था। द्वितीय श्रेणी में कौन थी? तो वे रियासतें जो मुगल सम्राट अथवा पेशवा के अधीन थी और उन्हें कर देती थी, परंतु अब वे अंग्रेजों की अधीनस्थ थी। इस श्रेणी के राज्यों के शासकों के लिए यह व्यवस्था की गई कि वे उत्तराधिकारी को गोद लेने से पहले सरकार की सहमति प्राप्त करें। आप ध्यान दें कि प्रथम कैटेगरी में जो लिखा हुआ है कि जो ब्रिटिश शासक ने कभी भी अधीन में नहीं लिया, वहाँ के जो शासक थे वे गोद ले सकते थे। द्वितीय में कौन थे? कि वे रियासतें थीं जो मुगल या पेशवा के अधीन थी और उन्हें कर देती थी, परंतु
अब क्या था कि अब अंग्रेजों के अधीनस्थ थी, तो ऐसे में क्या था कि सरकार की सहमति लेनी अनिवार्य थी। उत्तराधिकारी गोद लेने से पहले सरकार की सहमति प्राप्त करें, ऐसा था। और तृतीय कैटेगरी में वे राज्य थे जिनके निर्माण में ब्रिटिश सरकार का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष योगदान था, तथा ऐसे राज्यों के शासकों के उत्तराधिकारी गोद लेने पर पूर्णतः पाबंदी लगा दी गई थी। तो आप इसे अच्छे ढंग से समझ लीजिए कि 3 कैटेगरी थी, और 3 कैटेगरी में तीसरी श्रेणी में जो रियासतें आती थी वहाँ गोद लेने पर प्रतिबंध था। प्रथम में प्रतिबंध नहीं था, द्वितीय में आंशिक प्रतिबंध था, अर्थात पहले सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी आपको, लेकिन तृतीय में ऐसा संभव नहीं था। अब हम लोग देखते हैं कि हड़प की नीति का क्रियान्वयन किस प्रकार से किया गया। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हड़प पॉलिसी। लॉर्ड डलहौजी ने अपनी हड़प की नीति के आधार पर गोद लेने की प्रथा को अमान्य कर दिया, निम्नलिखित राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में विलीन कर दिया। जैसे सतारा, 1848 में सतारा जो है ये हड़प की नीति के अनुसार इसे अपने अधीन किया गया। तो डलहौजी की हड़प की नीति का पहला शिकार सतारा था। सतारा के राजा अप्पा साहिब ने अपने मृत्यु से पहले एक बालक को गोद लिया था, परंतु डलहौजी ने उस उत्तराधिकारी को यह कहकर अमान्य करार दे दिया गया कि सतारा राज्य लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा पुनर्स्थापित किया गया है। ठीक है, तो इसलिए सतारा को विलय की नीति के अनुसार अपने में मिला, मतलब कि वहाँ के उत्तराधिकारी को मान्यता देने से इनकार कर दिया। सतारा के बाद जैतपुर और संबलपुर। ठीक है, उड़ीसा में संबलपुर राज्य का शासक नारायण सिंह निःसंतान मर गया। मृत्यु पूर्व वह कोई पुत्र गोद नहीं ले सकता था, इसलिए विधवा रानी ने शासन प्रबंधन अपने हाथ में ले लिया, लेकिन डलहौजी ने इसे अमान्य घोषित करते हुए संबलपुर को तथा उसी दौरान बुंदेलखंड में स्थित जैतपुर को हड़प नीति के आधार पर 1849 में ब्रिटिश राज्य में मिला लिया। ध्यान रखिए, सतारा 1848, जैतपुर संबलपुर 1849। सतारा 1848, जैतपुर संबलपुर 1849। डलहौजी ने आगे इस नीति के तहत बघाट 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1853, नागपुर 1854 का विलय भी किया। 1856 में अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर ब्रिटिश सत्ता में मिला लिया। इस समय अवध का नवाब वाजिद अली शाह 1847 से लेकर 56 के दौरान अवध का नवाब रहा। तो ये इस पर कुशासन का आरोप लगा। जब देखा कि और कोई बहाना नहीं चल रहा है तो इस पर कुशासन का आरोप लगाकर ब्रिटिश सत्ता में मिला लिया गया। और इस समय नवाब कौन थे? वाजिद अली शाह। ठीक है, तो याद रखें कि 1856 1857 से जस्ट पहले की बात है। तो याद रखें कि 1857 की क्रांति जो हुई, इसमें अवध का विलय की नीति के द्वारा मिलाया जाना, यह जो है एक कारण है, प्रमुख कारण के रूप में सामने आया। हम लोग इसे देखते हैं एक बार कि सतारा को 1848 में मिलाया गया, जैतपुर संबलपुर को 1849 में, 1850 में बघाट को 1850 में मिलाया गया, उदयपुर को मिलाया गया 1852 में, झांसी को 1853 में, नागपुर को 1854 में, और 56 में अवध को मिलाया गया। ये सबसे बाद में मिलाया गया। आगे बढ़ते हैं कि इसकी हम समीक्षा करें, व्यापक सिद्धांत की समीक्षा करें। रिव्यू ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति से ब्रिटिश साम्राज्य सुदृढ़ एवं संगठित हुआ। भारत में ब्रिटिश कंपनी की राज्य की सीमाओं का अत्यधिक विस्तार हुआ, किंतु डलहौजी के इस साम्राज्य विस्तार का नैतिक, न्यायिक और निष्पक्ष रूप से समर्थन नहीं किया जा सकता। अंग्रेजों ने सर्वोच्चता का अधिकार केवल शक्ति के आधार पर प्राप्त किया था, उसके पीछे कोई नैतिक या कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं था। डलहौजी की हड़प नीति अनैतिकता, अत्याचार और स्वार्थ से परिपूर्ण थी।